फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको इंडियन पॉलिटी पे करवा रही हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया था और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स हैं उनके बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। अगर पिछला वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम्स। मैंने भारत की राज्य व्यवस्था शुरू की थी। राज्य व्यवस्था, अब राज्य व्यवस्था में मैंने पॉलिटी जो है उसमें आज मैं भारत के राष्ट्रपति को लूंगी। आज मैं आपके लिए भारत के राष्ट्रपति को शुरू करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति कौन होगा और क्या इसका प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है, तो ये सारी बातें मैं आपके साथ भारत के राष्ट्रपति से, उसके चुनाव से संबंधित उसकी जो भी उसको पावर्स दी गई हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति को जो पावर्स, हर चीज भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं करवाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये ऊपर आ रहा है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 जो है, इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 जो है उसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये जो प्रोविजन किया गया वो भारत के संविधान में किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, जो भारत के संविधान में किया गया। अब भारत के संविधान में किया गया तो भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मतलब सेंटर में एक सरकार होगी। तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में जो है वो राष्ट्रपति जो है, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है सबसे सर्वोच्च नायक हैं। नायक मतलब कि सब सरकार में सर्वोच्च जो पद प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब ये तो हो गया संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में सेंटर में एक संघ होगा, सबसे बड़ा संघ होगा। तो संघीय व्यवस्था में सबसे पहले जो आते हैं भारत के राष्ट्रपति आते हैं। फिर अब इसके बाद बोला कि संविधान में तो बता दिया कि भारत के राष्ट्रपति होंगे आर्टिकल 52 के अंतर्गत। अब इसके आगे कि भारत अगर राष्ट्रपति बनेगा कोई तो उसकी वर्ष कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है, 35 वर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उसमें वो योग्यता भी होनी चाहिए, सारी योग्यताएं लोकसभा सदस्य में जो होती हैं, जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनता है। अब जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनता है उसमें जो योग्यताएं होनी हैं वही योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु तो होनी चाहिए, लेकिन वो उसके साथ साथ ये सारी योग्यता भी होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य में होती हैं। ये तो क्लियर हो गया कि चलो 35 वर्ष है और उसमें वो सारी योग्यताएं जो भारत के लोकसभा सदस्यों में होती हैं। तो संसद है, संसद में जो है हमारी संसद है, संसद में सेंटर में संसद है। तो संसद में जो सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो संसद में जो है
इन तीनों को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले संसद में आता है राष्ट्रपति या संघीय व्यवस्था में, उसके बाद लोकसभा आती है, उसके बाद राज्यसभा आती है। अब राष्ट्रपति को चुन लिया गया और उसकी आयु जो है 35 वर्ष है। अब 35 वर्ष के बाद अब चुन तो लिया गया, तो इसके बाद बना लिया उसको राष्ट्रपति और 35 वर्ष वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बनाया। तो अब उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा। इसी के साथ फिर आया जो अनुच्छेद 61 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को बना लिया गया। उसकी आयु हो गई कितनी चाहिए थी, फिर उसको कितने वर्ष के लिए चयनित किया गया, चुना गया, वो भी डिसाइड हो गया। अब इसके साथ राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। अगर कोई राष्ट्रपति अपने जो उसको राष्ट्रपति का पद दिया गया है उस पे रहते हुए वो सही ढंग से काम नहीं कर, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है और उसके विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव पास किया जा सकता है। और ये जो महाभियोग प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही जो है संसद की जो होगा तो लोकसभा में ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव होगा वो संसद के लोकसभा या राज्यसभा दोनों से किसी में भी इसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब ये है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर काम नहीं करता है तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसी के साथ अब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जब बनते हैं तो शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब इसके साथ राष्ट्रपति को फिर राष्ट्रपति बन गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इनको शपथ दिला दी। उसके बाद राष्ट्रपति के पास पावर्स आती हैं। तो क्या क्या पावर्स हैं हमारे राष्ट्रपति के पास? राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। हमारा जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। ऐसे ही नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि जो राज्यसभा है उसमें हमारे राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कितना को करते हैं? 12 सदस्यों को। ये पावर जो है हमारे राष्ट्रपति के पास है। अब राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर दिया। अब इसके साथ साथ लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में ये भी मनोनीत करते हैं
हमारे राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के सेनापति माना जाता है हमारे राष्ट्रपति को। अब इसी के साथ तीनों सेनाओं के जो सेनापति माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति माना जाता है हमारे राष्ट्रपति को। अब इसी के साथ हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां शुरू होती हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको किस किस तरह की शक्तियां दी गई होती हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्यकारी शक्तियां, दूसरी आई वैधानिक, शक्तियां। अब तीसरी आई वित्तीय शक्ति, वित्तीय भी बोल सकते हैं, वित्तीय और न्यायिक। और जो आपातकालीन शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां हैं, अब ये संकट का ये है, कार्यकारी शक्तियां भी दी जाती हैं। अब संसद के पहले जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति हैं और संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों होते हैं। तो राष्ट्रपति को जो कार्यकारी शक्तियां हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेने की होती है, वो एक डेफिनेट टाइम होता है। उसके बाद आती है वैधानिक शक्तियां। वैधानिक मतलब विधान संबंधी शक्तियां हैं। फिर वित्तीय शक्तियां हैं कि किसी अगर वित्तीय शक्तियां में जैसे किसी देश में वित्तीय संकट या कुछ पैदा होता है वो भी इन्हीं में आता है, वित्तीय शक्तियों में। फिर आती हैं इन सारी शक्तियों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही है कि संकट के टाइम में केवल हमारे राष्ट्रपति ही डिसीजन ले सकते हैं। वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये शक्ति जो होती है संकटकालीन शक्ति वो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। इसी के साथ साथ अब ये जो आ रही है संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियों में कौन सी शक्तियां आ रही है हमारे इसकी? संकटकालीन शक्तियों में आ रही है अगर हमारे देश के साथ किसी देश का युद्ध लगता है वो आएगी। हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तो भी ये आपात बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण होता है। फिर हो सकता है कई बार कोई आंतरिक अशांति फैल जाती है, उसकी वजह से भी हमारे देश की शांति भंग हो सकती है। तो आंतरिक अशांति की वजह से भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संकटकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, संकटकालीन शक्तियां जो हैं ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? और ये जो युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, संकटकालीन शक्तियां जो हैं ये अनुच्छेद 352 में आती है। ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम की युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति जब होती है तो राष्ट्रपति के अनुसार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति प्राप्त होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 352। 352 के अंतर्गत ये हमारे राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। अब आया अब दूसरी जो हमारे राष्ट्रपति के पास शक्ति आई वो आई राज्यों में
राज्यों में संवैधानिक संकट, राज्यों में अगर संवैधानिक संकट होता है, राज्यों में संवैधानिक संकट होता है। संवैधानिक संकट का मतलब क्या? अगर किसी राज्य में जो सरकार है संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों के अनुसार वहां शासन नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्यपाल जो होगा, उस स्टेट का राज्यपाल जो होगा, राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो उस स्टेट का जो राज्यपाल होगा वो उस स्टेट से संबंधित, अगर संवैधानिक संकट हो गया है कि राज्य की जो सरकार है वह संवैधानिक तरीके से नहीं चलाई जा रही है, तो उस स्टेट का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से उस राज्य में हस्तक्षेप करने के लिए या वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश कर सकता है। और इसके साथ ये चीज होती है, अगर ये चीज होती है तो ये जो राष्ट्रपति को मिली है, पावर जो मिली है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 356 के अंदर मिली है। ये भी संविधान में दिया हुआ है, इसके संविधान के बाहर कोई पावर नहीं मिली है, संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति की पावर के बारे में। अब इसके साथ साथ अब ये जो अगर पावर तो मिल गई, अब तीसरी पावर जो है वो है वित्तीय पावर, शक्ति जो है। तो वित्तीय शक्ति, अगर किसी देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है, आर्थिक संकट पैदा हो गया है, और ये आर्थिक संकट जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मिला है, ये शक्ति जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मिली है। आर्थिक संकट की घोषणा अगर करते हैं राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उस स्टेट में ये वित्तीय शक्ति है हमारे राष्ट्रपति के पास, आर्थिक संकट घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 370 के अनुसार कि देश में वित्तीय संकट है। तो इस तरीके से ये राज्य में वित्तीय संकट, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो इस तरह से वित्तीय संकट घोषित कर दिया गया है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और ये पावर जो है हमारे राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति जो इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो उनको आपातकालीन शक्तियां मिली होती हैं, वो किसकी मर्जी से भी कर सकते हैं। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके परामर्श के बिना या उसकी अनुमति के बिना जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। और संसद के 1 महीने तक, संसद के 1 माह तक भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो या संसद है उसकी अनुमति लेनी होगी। अगर वो किसी आपातकाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें 1 माह के अंदर संसद का लेनी पड़ेगी अनुमति। 1 महीने के अंदर अगर कोई आपातकाल शक्ति का वो उपयोग करते हैं 1 माह तक। अब 1977 में 9 राज्यों में जो है वो आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन था। 1970 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन था। इसके साथ मृत्युदंड की जो क्षमा है वो पावर जो है हमारे राष्ट्रपति के पास है। अगर कोई व्यक्ति जिसको मृत्युदंड दिया गया है और अगर भारत के राष्ट्रपति के पास वो अपनी मृत्यु को क्षमा करने की डिमांड करता है, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पे होगा कि उसके मृत्यु को
पूरे मृत्यु दंड में ही बदले रखे या उसके मृत्यु दंड को जीवन कारावास के में बदल दे, ये जो पावर है मृत्यु दंड क्षमा करने की पावर जो है, ये भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति चुनाव में जो है सर्वोच्च न्यायालय, अगर मानो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, विवाद हो गया राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद का जो निपटारा होगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उस विवाद का निपटारा जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अब ये तो हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में अगर प्रॉब्लम होती है कोई, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस चीज को करेगा। अब इसके साथ अब आते हैं राष्ट्रपति, कौन कौन से राष्ट्रपति जो प्रथम रहे थे हमारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं कौन सा राष्ट्रपति किसने क्या क्या किया। अब राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे 2 कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे। इन्होंने 2 बार कार्यकाल किया था अपना राष्ट्रपति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल। फिर उसके साथ आया नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी हमारे राष्ट्रपति थे। तो ये कैसे राष्ट्रपति थे? ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके साथ और कोई इनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। फिर नेक्स्ट जो राष्ट्रपति आते हैं बीबी गिरी। तो जो बीबी गिरी थी उनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। इसका क्या मतलब है? द्वितीय चक्र, इसका मतलब एक चक्र की मतगणना होती है, जो मत होते हैं उनको एक एक बारी में गिना जाता है। लेकिन जब यहाँ विवाद हो गया था तो बीबी गिरी जो थे इनके इसमें विवाद हो गया था, तो द्वितीय मतगणना चक्र यूज किया गया था इनके राष्ट्रपति चुनाव में। फिर इसी के साथ ये बीबी गिरी जो थे ये इसके साथ कुछ और भी इन्होंने रोल किया था। प्रथम जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। बीबी गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, ये प्रथम। इसके साथ एम हिदायतुल्लाह जो थे, हिदायतुल्लाह जो थे ये जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। तो एम हिदायतुल्लाह ये पहले हमारे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो एम हिदायतुल्लाह। अब इसके साथ आते हैं जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन जो थे वो पहले ऐसे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे जिन्होंने अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट किया था, मतलब वो अल्पसंख्यकों से आए थे। तो जाकिर हुसैन जो ये पहले राष्ट्रपति थे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आए थे राष्ट्रपति बनने के लिए, मतलब ये अल्पसंख्यक समुदाय के राष्ट्रपति बने थे। इसी के साथ अब हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। अब इसी के साथ के आर नारायणन जो थे हमारे प्रथम दलित आर के नारायण जो थे वो प्रथम दलित वर्ग से आए थे, ये दलित राष्ट्रपति थे। आर के नारायण जो थे
वो पहले आए थे KR नारायण। ये थे। फिर उसके साथ हमारे देश की सबसे पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो हैं, प्रतिभा पाटिल हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये भी अगर किसी राष्ट्रपति की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, अगर किसी राष्ट्रपति की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस के बाद उपराष्ट्रपति जो हैं पद संभालेंगे। तो पद तो संभालेंगे, तो कितने टाइम तक वो पद को संभाले रह सकते हैं? अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, कारण विवश के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है उनके कार्यकाल के दौरान, तो उस टाइम जो है उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेंगे। वो कितने टाइम तक उसके पद को संभालेंगे? 6 महीने। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाले रख सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति जो हैं प्रतिवर्ष संसद का संबोधन करते हैं। तो क्यों करते हैं वो? कब करते हैं हमारे राष्ट्रपति संसद संबोधन? एक तो प्रतिवर्ष भी करते हैं वो संसद संबोधन। संसद संबोधन मतलब संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इसका संयुक्त संबोधन करते हैं, दोनों का इकट्ठा संबोधन करते हैं। कब कब करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं। और दूसरा कब करते हैं? जब लोकसभा आम चुनाव के बाद बनती है। तो हमारे राष्ट्रपति जो हैं हमारी संसद को कब कब संबोधन करते हैं? एक संयुक्त संबोधन करते हैं, दोनों सदनों का संयुक्त प्रतिवर्ष करते हैं एक बात। और दूसरा वो तब करते हैं जब लोकसभा आम चुनावों के बाद प्रथम बार जो है बैठती है, तो तब भी हमारे राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन करते हैं या संयुक्त अध्यक्ष बनते हैं उनके, और दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे जो ऐसे हमारे कौन से राष्ट्रपति हुए जो वित्त मंत्री भी रह चुके थे, केंद्र के वित्त मंत्री रह चुके थे। केंद्र के वित्त मंत्री रह चुके थे हमारे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे हमारे राष्ट्रपति, वो केंद्र के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें वो वित्त मंत्री भी रह सके थे प्रणब मुखर्जी। इसके साथ हमारे जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। प्रथम नागरिक जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है हमारे देश में। अब इसके साथ अब जो ये है, अब जो हमारा ये राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो मंत्रिमंडल की सलाह लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेते हैं और उनके परामर्श के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो अधिकार है इसको राष्ट्रपति को सलाह देने का, वो है अनुच्छेद 74 जो है, उसके अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति हैं
अनुच्छेद 74 हमारे राष्ट्रपति जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य हैं। अब ये है जो अनुच्छेद 74 है उसके अनुसार, अनुच्छेद 74 है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य हैं। इसमें जो भी हमारे राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग करेंगे तो वो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह लेके ही करेंगे। और ये जो सलाह लेने की जो प्रोविजन किया गया वो है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया, उनसे संबंधित जो भी इश्यूज थे, जो भी उनके पास पावर्स हैं, एवरीथिंग मैंने आपको इधर टेल किया। तो इससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्वेश्चंस पूछने, कोई क्वेश्चन छूट गया हो राष्ट्रपति से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी की जो मेरे पिछले वीडियोस हैं, एक वीडियो के साथ दूसरे का लिंक लगा हुआ है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको राष्ट्रपति का तो आज के वीडियो में किया, पिछले वीडियोस में आपको संविधान सभा, संविधान, हमारे संविधान, उसके अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस किया। तो एक वीडियो दूसरे के साथ लिंक है। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको एक वीडियो को साथ आप दूसरे वीडियो को कनेक्ट कर सकें, आपको और पूरा नॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आपने एक वीडियो देखा, दूसरे को नहीं देखा, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी एक वीडियो को दूसरे के साथ। थैंक यू वेरी मच।